वंदे मातरम। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक होगा, जहां कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय भी बढ़ा दिया है। इससे पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जहां 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील हैं। और ऋतु वहीं ये सीटें खैरागढ़ है, फतेहाबाद है, आगरा दक्षिण, बाह, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली और इसके अलावा जो और सीटें हैं वो बड़ौद और बागपत और साथ ही कैराना वो सीटें हैं। और वहीं पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। वहीं दोपहर की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक कुल 48.24% मतदान हुआ। गौतम बुद्ध नगर में 3 बजे तक 47% मतदान यहां पर हुआ। तो वहीं नोएडा में 43%, दादरी में 49% और जेवर में 52.87% वोट डाले गए लोगों की तरफ से। जहां गाजियाबाद जिले में दोपहर 3 बजे तक लगभग 44.9% मतदान हुआ। तो साफ तौर पर मनीषा कहा जा सकता है कि जो भी सुबह से तस्वीरें सामने आ रही थी वो वाकई उत्साहवर्धक थी और यहाँ पर प्रेरणा लोगों की तरफ से दी गई है कि किस तरह से 110 साल की उम्र में भी यहां पर अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम सुबह से ही पल पल की जानकारी और अपडेट ऋतु अपने दर्शकों को दे रही हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कहीं पर किस तरीके से मतदान किया जा रहा है। हालांकि सुबह के वक्त में हमने देखा था कि लंबी कतारों में लोग खड़े हुए थे और बड़े ही जोश और बड़े ही उत्साह के साथ लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और यूपी में मतदान के इस दौर में बड़े बड़े चेहरे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं ऋतु। बिल्कुल, और आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 6 तस्वीरें संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल, राकेश टिकैत, अनिल अग्रवाल, जनरल वीके सिंह, पंकज सिंह और महेश शर्मा की है। जहां मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने पैतृक गांव कुटवी में वोट डाला। लोगों से भी अपील की गई, जागरूक किया गया। वहीं कपिल देव अग्रवाल ने भी परिवार के साथ अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही मुजफ्फरनगर के छोटू राम इंटर कॉलेज में राकेश टिकैत ने भी अपने परिवार के साथ मनीषा वोट डाला है। बिल्कुल ऋतु, और अगर गाजियाबाद की बात कर ली जाए तो यहाँ गाजियाबाद में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रही हैं और साथ ही साथ जनरल वीके सिंह ने भी मतदान किया। इसके अलावा नोएडा की अगर बात कर ले तो नोएडा में पंकज सिंह और महेश शर्मा ने भी मतदान किया। यानी जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो भी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। और इस दौरान लोगों से भी लगातार ये अपील की गई कि हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति जो वोट देने के योग्य है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल, और जिस तरह की यहाँ पर अभी तक तस्वीर आई है उसको किस तरह से देखा जाता है या फिर अब किस तरह का रिएक्शन आएगा, खैर वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ चुका है, डॉक्टर नीरज कर्ण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और अजीत नेगी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। शुरुआत सर नीरज जी मैं आपसे करना चाहूंगी, अब तक के मतदान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत ही भारतीय संस्कृति और भारतीय लोकतंत्र में एक महापर्व है ये। और अभी तक जितना रुझान मैं देख रहा हूं उस रुझान के मुताबिक और जितनी सूचनाएं और जितने जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। मूक वोट सिस्टम दिखाई दिया। इस बार का जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये मूक वोट सिस्टम है। आदमी बता नहीं रहा है कि वो वोट कहां डाल रहा है, लेकिन संपूर्ण रूप से प्रो इनकम्बेंसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का ये पूरा पूरा क्षेत्र निर्धारित करता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर की कहां कौन सी सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको संपूर्ण रूप से बताने जा रहा हूं कि जिस तरह का रुझान है और जिस तरह के लोगों के विचार हैं और जिस तरह की वोटिंग प्रतिशत हुआ है और जिस तरह के वोट डाले जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है किसी विधायक को चुनने के लिए या विधानसभा के निर्धारण के लिए नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्धारण के लिए पूरा पूरा चुनाव मुख्यमंत्री के निर्धारण के लिए। और कोई भी बड़ी पार्टियां जितनी जो इसके में विपक्ष के तौर पर सामने थी, जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, आरएलडी की बात कर लीजिए, जितने जो गठबंधन बने हैं ये सभी गठबंधन जो है फेल होते नजर आते हैं। ये दिखाई दे रहा है कि संपूर्ण रूप से जो जो पूरी वोटिंग है वो एक तरफा है और मुख्यमंत्री का निर्धारण जो है लोगों ने, यहाँ की पूरी आवाम ने जो है वो योगी जी के लिए कर दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे एक एनालिसिस में जरूर बताना चाहूंगा। 8 फरवरी का वो वाकया याद कीजिए जब आपकी तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मंच पर, अखिलेश यादव के मंच पर ये दोनों दिखाई दिए। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ में गठबंधन किया है तो इतिहास राजनीति का ये कहता है कि समाजवादी पार्टी धराशाही हुई है। और इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्धारित करता है कि प्रदेश का
मुख्यमंत्री कौन होगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने निर्धारित कर दिया संपूर्ण रूप से। नीरज जी, ये लेकिन मूव मोड सिस्टम विपक्ष है। ये लगातार कह रहा है कि हाँ, हम तो बिल्कुल एक मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी इस बार खड़ी हुई है। हालांकि धराशायी होगा गठबंधन या फिर मजबूती के साथ एक विपक्ष के तौर पर उभरेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच अजीत नेगी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत जी, लगभग अब खत्म होने वाली है जो मतदान की प्रक्रिया है। अब शाम 6 बजे तक जो प्रक्रिया है मतदान की वो खत्म हो जाएगी। इसी बीच सुबह से लेकर अब तक का जो आकलन है, अगर हम उस पर चर्चा करें, वो किस तरफ नजर आ रहा है? क्या कुछ समझ पा रहे हैं? किस तरफ लोगों का रुझान है? जी, पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपका। और मैं जैसा कि मैं आज सुबह से देख रहा हूं कि जैसे कि क्षेत्र में जो युवा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ के आ रहे हैं, और युवा बढ़ चढ़ के जो निकल रहा है इस महापर्व में, ये विकास के नाम पे वोट डाल रहा है, रोजगार के नाम पे वोट डाल रहा है, अपने धर्म और संस्कृति के नाम पे वोट डाल रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। युवा निकल निकल के बाहर आया है, बुजुर्गों ने वोट किया है, वोटिंग प्रतिशत अच्छा गया है, और चुनाव आयोग ने भी बहुत अच्छी ईमानदारी से काम कर रहा है और वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे में मुद्दे यहाँ पर तमाम है जिनको लेकर चाहे विपक्ष हो या फिर तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी तरह से मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आम जन तक हर वो सुविधा पहुंचा रहे हैं जिसका उनको लाभ मिल सके। लेकिन इस बीच नीरज जी, अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी में पहले चरण 11 जिलों की 58 सीटों पर जो वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी सुचारू रूप से जारी है, ऐसे में क्या देखते हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आखिर वो कौन से हैं? क्या वाकई में रोजगार, बेरोजगारी, युवाओं को और महिलाओं को साधना, क्या इतने से पश्चिमी यूपी साध पाएंगे? देखिए, पूर्ण रूप से इस पूरे इलाके में अपराध जो है वो कंट्रोल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप भी स्वीकार करिए, मैं भी संपूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर एक पत्रकारी दृष्टिकोण अगर मैं डालूं तो समाचार पत्र जो है अपराध की खबरों से पटे रहा करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन गुंडों को, उन अपराधियों को लगाम लगाने का काम किया। उनमें एक भय, कानून का भय जो है वो दिखाई दे रहा है, उसमें सिस्टम का भय दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो अपराध ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक वक्त था जब शाम के वक्त आप पुरुष की, महिला की बात छोड़ दीजिए, पुरुष भी बाहर निकलने से डरता था, घबराता था। सबसे पहले तो वही है। विकास के मुद्दे पर अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस पूरे इलाके में हुआ दिखाई दे रहा है। सीमांत किसान की बात करें तो सीमांत किसान और जमींदार, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप ये कहें कि पूरा का पूरा जमींदार और सीमांत किसान जो है वो विपक्ष के साथ में, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनके साथ में कोई जमींदार हो, लेकिन सीमांत किसान जो जो छोटी सी खेत को जोतता है, वो संपूर्ण रूप से जो है वो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उसका सिर्फ एक बात है कि वो सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूरी करता है, लेकिन हर माह जो उसके बैंक में गवर्नमेंट की तरफ से उसके सहयोग के लिए जो धनराशि जाती है वो सीधे तौर पर उसको प्राप्त हो रही है। वो बड़ा संतुष्ट है। जब हम इस बात को लेकर जब लोगों के बीच में गए तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है, अपराध को ध्यान में रखते हुए अपराध के कंट्रोल को संतुष्टि जाहिर की है। नहीं तो ये पूरा का पूरा इलाका दंगों से प्रभावित रहता था, हमेशा एक तनाव रहता था। वो तनाव जो है कई बार देखने को मिलता था, लेकिन पिछले जब से गवर्नमेंट आई है, लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि वो दंगे की जो अशांति फैलती थी या दंगा जैसी स्थिति हमेशा बनी रहा करती थी, उस पर एक बहुत बड़ी लगाम लगी है। सोतीगंज जैसा इलाका जहां पर पूरे देश भर की गाड़ियां कटा करती थी, वो गढ़ था अपराध का। उस अपराध के गढ़ को कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट ने इसने कंट्रोल किया है और उसको डिमोलिश किया है। साथ साथ में यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर बहुत ही बिल्कुल शांति नीरज और जी, लेकिन संतुष्टि दिखाई देती है। अजीत जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका लगातार दिखाता है, और इस बार भी कुछ नए ट्रेंड्स मतदान के लिए, मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराए गए। जैसे कि अगर हम पिंक बूथ की बात कर लें, या फिर महिलाओं का जिस तरीके से रुझान इस बार देखा गया, बढ़ चढ़कर युवा जो हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे क्या कुछ समझा जाए? मैं जैसा कि देख पा रहा था कि 4 बजे तक 48% वोटिंग हो गई थी। 48% वोटिंग का मतलब है कि लोग अपने अधिकार को समझ गए हैं, लोग वोट डालना चाहते हैं, लोग वोट की महत्ता को समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी चीजें तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। लोग कुछ विकास को देख रहे हैं, या जो उनकी अपनी समस्याएं हैं या मुद्दे हैं, कोरोना काल में उनकी कितनी मदद हुई है, सरकार ने किसानों से लेकर अमीर गरीब सबकी मदद करी है। तो इस हिसाब से मैं देखता हूं कि जो मतदाता निकला है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे।
बिल्कुल, जो और परिणाम पर संवेदनशील हर सीटें किसी थी की यहाँ पर खैर नजरें टिकी हुई है कि किस तरह का परिणाम अब सामने आता है। लेकिन नीरज जी, अगर बात की जाए, आज कई जिलों से अनोखी तस्वीरें सामने आई है जो कि एक संदेश देती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर देखा गया कि मेरठ से एक तस्वीर सामने आई जो है 110 साल की महिला ने वोट डाला, अपने अधिकार का जो इस्तेमाल है वो किया गया। वहीं 91 साल के बुजुर्ग ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही एक दूल्हा यहाँ पर आया, पहले अपना मत का इस्तेमाल किया, उसके बाद शादी के लिए जो भी यहाँ पर रस्में होती है, रीति रिवाज, उनको यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो किस तरह का समाज में ये संदेश जा रहा है, किस तरह से लोग इनसे प्रेरित हो सकते हैं? राष्ट्र प्रथम, वोट प्रथम, लोकतंत्र प्रथम और मेरा दायित्व प्रथम, ये वो रुझान है। इस इन तस्वीरों को देखने के बाद में आप पाएंगे कि जो अधिकार की मांग करने वाले लोग हैं, जो अधिकारों की बात किया करते थे, अब जो देश का रुझान जो है, एक समय में ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात किया करते थे कि हमारे अधिकार। अब जो लोग दिखाई दे रहे हैं, देखिए, जब चरित्र निर्धारण होता है, जब ऐसा सिस्टम प्राप्त होता है, तो आपकी सोच बदलती है। ये उस सोच का उदाहरण है। जब आप अधिकारों की बात किया करते थे, अब दायित्व निर्वहन की सबसे पहले बात कर रहे हैं। और जब जब दायित्व निर्वहन हुआ है, जब जब लोगों ने, जनता ने दायित्व का निर्वहन किया है, चाहे लोकतंत्र के रूप में या राष्ट्र के रूप में या अपने कार्यों के रूप में, अपने धर्म के रूप में, तो वो जो दायित्व निर्वहन है वो दूसरे के अधिकारों का संचयन करता है, संरक्षण करता है। ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। सुबह से शाम तक हम लोग इसी ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरणों को देख रहे हैं जिसमें दायित्व निर्वहन है। और ये तभी सिस्टम में आता है जब ऊपर से ये नीचे की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ से दायित्व का निर्वहन, राष्ट्र के प्रति उन्मुख होने का ये उदाहरण दिखाई देता है, जिसमें लोग जो है ना तो उम्र देख रहे हैं, ना स्वास्थ्य देख रहे हैं, ना ही अपने विवाह कार्यक्रमों को देख रहे हैं। सबसे पहले लोकतंत्र में अपने दायित्व के निर्वहन के लिए वोट डाल बिल्कुल रहे हैं। नीरज जी, जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाकई में एक प्रेरणादायक तस्वीरें हैं जो हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प और प्रेरणा देती हैं जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी। लेकिन अजीत जी, हमने देखा कि बीते कई वक्त से जो हिंसक घटनाएं हैं, जो अक्सर हम देखा करते थे कि मतदान के वक्त जो हिंसक घटनाएं होती थी, अब उन पर धीरे धीरे लगाम लगती जा रही है। इसे क्या समझा जाए? लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो सक्रियता है वो इसका मुख्य कारण हो सकती है। जी, मैं, जैसा कि नीरज जी ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें चुनाव आयोग की भी सक्रियता है और लोगों के अंदर अपनी एक जो इच्छा है कि हमें वोट देने जाना चाहिए, इसकी जो सेल्फ नॉलेज है। हेलो जी, जिसे कि स्वज्ञान कहेंगे, कि लोगों में अवेयरनेस आई है कि हमें अपना वोट डालना चाहिए। लोग अपने वोट की कीमत पहचान पा रहे हैं। जैसे कि मेरठ, कैराना, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता था, आज की डेट में यहाँ ठीक ठाक वोटिंग हुई है। फतेहपुर हो गया, खैरागढ़ हो गया, छपरौली हो गया, बागपत हो गया, तो लोग अपने वोट की कीमत पहचान रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमें वोट डालना क्यों जरूरी है, हमें वोट डालने से क्या मिलेगा। पहले वोट सिर्फ एक वोट होता था जो किसी के कुछ लालच देने पे इधर उधर लोग बिखर जाते थे, लेकिन अब लोग अपने वोट की कीमत पहचान रहे हैं कि हमारा वोट बहुत कीमती है, अमूल्य है और हमें इसका प्रयोग करना है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इस वजह से लोग अपने आप तो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करें। लेकिन इस बीच नीरज जी, अगर समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब तक पिछले जो भी यहाँ पर रुझान हमने देखे या जिस भी तरह से मतदान की प्रक्रिया रहती थी, तो सुबह एकदम से कोई उठ के अपने मत का इस्तेमाल नहीं करता था। दोपहर 12-3 बजे जो मतदान था उसका आंकड़ा और वो फीसदी आती थी कि इतना फीसदी मतदान हो चुका है। लेकिन अगर आज के यहाँ पर जो भी प्रतिशत अभी तक सामने आई है उस पर नजर डाले तो 7 से 8% मतदान मात्र 1 से 1.5 घंटे के बीच में हो चुका था। तो क्या ये दर्शाता है कि आज का मतदाता वाकई में जागरूक हो चुका है? क्योंकि कोविड काल के दौरान मतदान करना वाकई में एक बड़ी चुनौती है और ऊपर से फिर जो सर्दी का सितम यहाँ पर देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकले। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत के अंदर जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो भारत में ये त्योहार से कम नहीं है। ये हमेशा हर इलाके में, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में और पूरे जब देश भर में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो देखने को मिलता है। सभी लोगों ने सुबह सुबह जाकर जो है पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का जो है दर्शन कराए हैं, उनका वोट डाले हैं। और साथ साथ में मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह ही जब आप 1 घंटे के अंदर अंदर ये रुझान आना शुरू हुआ, 10% से ऊपर, कई मतदान केंद्र तो ऐसे थे जिन्होंने 15% से ऊपर 1 घंटे के अंदर अंदर। तो सुबह सुबह ना तो उनके ऊपर कोई सर्दी का कहर था, ना
धुंध का कहर था। उन्होंने अगर किसी बात को अपने केंद्र में रखा तो उस दायित्व को रखा जो लोकतंत्र का दायित्व के रूप में उनको दिया गया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ना तो उम्र को देखा, ना ही सेहत को देखा, ना ही किसी कार्य को देखा। और अभी अभी कुछ देर पहले की एक घटना मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे मेरे एक पत्रकार साथी ने मुजफ्फरनगर की बताई। मुजफ्फरनगर में देखिए इतना भय है, मुजफ्फरनगर में कुछ लोग किसी दूसरे के स्थान पर वोट देते हुए पाए गए, उनको पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। और पकड़ने वाले अगर कोई थे तो वहां के सजग वोटर्स थे जिन्होंने देखा कि ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र से नहीं है, तो उसको पकड़ा गया और उसके बाद में हवाला कर दिया गया पुलिस के। तो ये इस तरह का रुझान भी देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपने वोट को तो डाल रहे हैं लेकिन दायित्व ये भी समझ रहे हैं कि दूसरा आदमी जो वोट डालने के लिए आया वो उस क्षेत्र का संबंधित है या नहीं है। ठीक है ना, ये इससे पहले बहुत कम दिखाई दिया करता था। अभी पूरा का पूरा हाइब्रिड इलेक्शन दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो है मूव वोट सिस्टम के ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस एंटी इनकम्बेंसी शब्द को हमने पिछले कई सालों से सुना है, वो एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है इलेक्शन में। और जैसे जैसे आप शाम होगी तो आप देखेंगे प्रो इनकम्बेंसी धारा के साथ बहने वाले वोट हुई है। और संपूर्ण रूप से सजग वोटर्स ने सजगता वोटिंग डालने में भी दिखाई है, लेकिन साथ साथ में जो आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर भी नजर रखने का काम किया है। मुजफ्फरनगर का ये उदाहरण उसका साक्षात सिद्ध करता है कि ये बात सत्य है। बिल्कुल लोग बिल्कुल सजग हैं। नीरज जी, बिल्कुल नीरज जी। लेकिन अजीत जी देखिए, ये भी देखा गया कि चुनाव आयोग ने कई प्रयास ऐसे किए और कई ऐसी कोशिशें की जिससे कि खास तौर पर अगर हम महिलाओं और युवाओं की बात करें तो उनमें वो जागरूकता आए, उनमें वो चीज़ आए, वो प्रेरित हो मतदान करने के लिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो पीछे रह जाती थी मतदान करने के लिए। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से पिंक बूथ, एक ऐसा टर्म मैं इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके द्वारा क्या कुछ अंतर देखा गया, महिलाएं क्या बढ़ चढ़कर इसी वजह से मतदान करने के लिए पहुंची? क्या कुछ उनके ट्रेंड, जो चुनाव आयोग ने ट्रेंड तैयार किया, क्या उसका असर मतदान पे या फिर मतदान प्रक्रिया पर देखने को मिला? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई है, इसका पता तो यही चल जाता है कि 58 सीटों पे 623 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और चुनाव जो पॉलिटिक्स का एक बिगड़ा चेहरा था वो अब सुधर गया है। तो प्रत्याशी बढ़े हैं, प्रत्याशी बढ़ेंगे तो वोटर भी बढ़े हैं, वोट डालने की लोगों में भावना बढ़ी है। तो इसका परिणाम मैं समझता हूं कि आने वाले चरण जो हैं उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और वोटिंग प्रतिशत और बढ़ेगा इसमें और आगे। जी बिल्कुल, अब किस तरह की तस्वीरें सामने आती है देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में लोकतंत्र का महापर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हर किसी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। आप दोनों चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए उसके लिए शुक्रिया। तो 2022 विधानसभा चुनाव कई मायनों में काफी खास मनीषा यहाँ पर है और ऐसे में 623 जो उम्मीदवार हैं उनकी साख अब दाव पर लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी महत्वपूर्ण यही है कि अब 6 बजे तक कितना फीसदी मतदान होता हुआ नजर आता है। और हालांकि ऋतु, जो भी फैसला होगा वो 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ तस्वीर फाइनल तौर पर निकलकर सामने आती